फिल्म की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी को दिखाते हुए होती है जिसके सिक्योरिटी गार्ड जिल है। अपनी ड्यूटी की खत्म होते ही जिल अपने एक फ्रेंड के जरिए सिक्योरिटी कैमरास ऑफ करवाते हुए लैब से कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन चुराती है और उसे जाकर सस्ते दामों बेच देते हैं एक ड्रग डीलर को, जिसने इस मर्तबा भी जिल को पैसे कम दिए थे और अगली मर्तबा ज्यादा मेडिसिन लाने को कहा था। इसके बाद वो अपनी मदर इन लॉ के घर जाती है जहाँ से उसे आज अपने बच्चों को पिक करना था। जिल के हस्बैंड के मरने के बाद उसके बच्चे उसकी मदर इन लॉ के पास रहते थे क्योंकि जिल के पास अभी भी उनकी कस्टडी नहीं थी। इसीलिए आंटी ने उससे कहा भी था कि बच्चों को जल्दी घर छोड़ देना। अब जिल अपने बच्चों से बात करती है। मैटिल्डा उसकी बेटी तो उसे काफी अच्छे से जवाब देती है, लेकिन नोवा का बॉन्ड उसके साथ थोड़ा सा खराब दिखता है। जिल नोवा के बिहेवियर को लेकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी दौरान वो एक गाड़ी से टकराते हुए बचती है। उसे लगा था कि शायद गाड़ी का कंट्रोल उसने खो दिया है, लेकिन फिर सड़क पर दिखाया गया कि सभी गाड़ियां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जिल ने सामने से आती हुई एक गाड़ी से अपने आप को बचाया तो साइड से आती हुई गाड़ी ने जिल की गाड़ी को हिट कर दिया और जिल की गाड़ी नदी में जा गिरी। जिल की गाड़ी में तेजी से पानी भरने लग जाता है और जिल अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की सीट बेल्ट खोलती है ताकि उन्हें वो पहले गाड़ी से और फिर पानी से बाहर निकाल सके। काफी कोशिशों के बाद जिल अपने साथ नोवा को लेकर बाहर निकल आती है, पर यहाँ पर मैटिल्डा नहीं थी। बाहर आकर उसने देखा कि मैटिल्डा को पहले ही 2 ऑफिसर्स ने बचा लिया था और वो उसे सीपीआर देकर रिवाइव भी कर देते हैं। जिल उन ऑफिसर्स का शुक्रिया करती है तो जिल को वो बताते हैं कि पता नहीं क्यों पूरे टाउन की लाइट्स चली गई हैं और शायद ट्रैफिक सिग्नल्स ना चलने की वजह से ही इतने सारे एक्सीडेंट हो गए हैं। ऑफिसर जिल को फौरन हॉस्पिटल जाने को कहता है क्योंकि जिल के माथे पर भी एक कट आया हुआ था। हॉस्पिटल जाने पर ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे और लोग भी हॉस्पिटल आए हुए थे। डॉक्टर्स परेशान थे कि इतने सारे लोगों का एक साथ एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। एक डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि शहर की लाइट बंद होने से इन एक्सीडेंट्स का कोई कनेक्शन है। तो दूसरे डॉक्टर से कहते हैं हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लाइट के कट होने से ड्राइव करते हुए लोगों के दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते। बात तो डॉक्टर की भी समझने वाली थी कि एक साथ ही सभी लोग कैसे अपनी गाड़ियों पर से कंट्रोल खो सकते थे। यहाँ पर जरूर कुछ और चल रहा था। अब डॉक्टर सारे क्रिटिकल पेशेंट को देखने में लग जाते हैं तो जिल को अपना ट्रीटमेंट खुद ही करना पड़ता है। और यहीं हॉस्पिटल से एक शॉकिंग बात ये भी पता चलती है कि जितने भी लोग कोमा में गए हुए थे, लाइट के जाते ही सभी लोग दोबारा होश में आ गए थे और ये एक मिरेकल जैसा ही था। अब जिल अपने बच्चों को लेकर आंटी के घर वापस आ जाती है, जहाँ पर आंटी उसे बताती हैं कि शहर के एटीएम्स भी वर्क नहीं कर रहे और अब कोई भी शॉप क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले रही। जिल का सारा कैश तो पहले ही पानी में बह गया था, तो आंटी इस मुश्किल सिचुएशन में जिल को अपने घर ही रात गुजारने को कहती हैं। रात भर जिल को नींद नहीं आती और वो अपने पुराने रूम में जाकर अपने हस्बैंड और बच्चों की पुरानी पिक्चर्स देखने लग जाती है और तभी वो देखती है कि आंटी भी जागी हुई थी। आंटी उसे स्लीपिंग पिल्स लेने का मशवरा देती हैं, लेकिन जिल पिल्स लेने से मना कर। इसके बाद जिल मैटिल्डा के पास जाती है जो इस टाइम सोई हुई थी, लेकिन नोवा भी अभी तक जागा हुआ था। वो नोवा को कहती है तुम भी जल्दी सो जाना, और ये कहने के बाद वो साइकिल लेकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है और देखती है कि रास्ते में बहुत से लोग ऐसे थे जो रात को जागे हुए थे। उन सभी को नींद नहीं आ रही थी और अपना टाइम पास करने के लिए सभी लोग सड़कों पर निकल आए थे। रास्ते में ही उसकी टक्कर उस ड्रग डीलर से हो जाती है जिसे वो एक्सपायर्ड स्लीपिंग पिल्स बेचा करती थी। वो उससे और स्लीपिंग पिल्स की डिमांड करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें उन पिल्स के बदले डबल पैसे दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें नींद नहीं आ रही थी वो उन्हीं पिल्स को लेना चाह रहे थे। जिल उसे डील बनाते हुए यूनिवर्सिटी आ जाती है और ड्यूटी खत्म होने के बाद सुबह में वो लैब के पास आती है। इस टाइम यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं था। जैसे ही वो यहाँ से पिल्स उठाने लगी, एकदम से यहाँ पर मिलिट्री के लोग आ गए, वो भी डॉक्टर मर्फी के साथ। मर्फी जब ये देखती है कि जिल यहाँ से मेडिसिन चुरा रही थी तो वो जिल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। हमें पता चलता है कि जिल डॉक्टर मर्फी की स्टूडेंट भी थी। डॉक्टर मर्फी से उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर एक रिसर्च हब बनाने वाले हैं, क्योंकि कल शाम से जब से लाइट कट हुई थी उसके बाद से ही किसी को नींद नहीं आ रही। इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए साइंटिस्ट को अब जल्द ही काम करना होगा। डॉक्टर मर्फी जिल को भी अपने साथ इस रिसर्च का हिस्सा बनने की ऑफर देती है, पर जिल इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। जिल का एक और क्लास फेलो पहले से ही डॉक्टर मर्फी के साथ था,
वो जिल को समझाता है कि किस तरह इंसोमिया यानी कम सोने की बीमारी इंसानों को इफेक्ट कर सकती है। वो इंसानों के ब्रेन को डैमेज कर सकती है। ज्यादा देर तक ना सोने की वजह से इंसान का हार्ट पंप करना बंद कर सकता है और बहुत से लोगों की जान जा सकती है। कम सोने की वजह से लोगों को वैसे ही हेलुसिनेशंस होने लगे थे। वो बताता है कि अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ही औरत है जिसे नींद आ रही है और उसी की ब्रेन एक्टिविटी पर रिसर्च करते हुए ये लोग बाकी इंसानों के लिए मेडिसिन तैयार करने वाले थे। इस टाइम पर जिल को याद आता है कि जब वो घर से आई थी तो मैटिल्डा भी सो रही थी जबकि बाकी सब लोग जागे हुए थे। उसे डर लगता है कि क्या मैटिल्डा मर तो नहीं गई। वो बिना कुछ सोचे भागकर घर वापस आती है और जल्दी से मैटिल्डा को ढूंढने लग जाती है। नोवा उसे बताता है कि मैटिल्डा को तो ग्रैंडमा चर्च ले गई है। उसकी सांस में सांस आती है और वो फौरन चर्च जाने का डिसाइड करती है। इतनी ही देर में जिल का क्लास फेलो भी उसके पीछे आ चुका था। वो उसे कहता है कि हमें मैटिल्डा को रिसर्च हब लेकर जाना चाहिए, पर जिल उसकी बात नहीं सुनती और ये लोग चर्च जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों का दिमाग खराब हो गया था ना सोने की वजह से और वो सड़कों पर निकलकर पागलों वाली हरकतें कर रहे थे। कुछ लोग तो एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। गले से गुजरते हुए ये लोग एक आदमी की डेड बॉडी भी देखते हैं और जिल इस आदमी को देखकर बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि ये वही शेरिफ था जिसने कल इन लोगों की जान बचाई थी। जिल अपने क्लास फेलो से पूछती है कि इसको क्या हुआ होगा तो वो बताता है कि इसके नाक से खून निकल रहा है, जिसका मतलब है कि ना सोने की वजह से इसका दिमाग फट गया है। चर्च के अंदर फादर मैटिल्डा को सबके सामने सोने को कह रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैटिल्डा के सोने से उसे देखकर किसी न किसी को नींद जरूर आएगी। साथ ही फादर सब लोगों को ये समझाने लगते हैं कि ये सब गॉड की तरफ से इंसानों के लिए सजा है, उनके बुरे कामों के लिए। एक औरत उठकर फादर से सवाल करती है कि क्या मैटिल्डा का सैक्रिफाइस नहीं दिया जा सकता जैसे गॉड ने जीसस का सैक्रिफाइस दिया था सभी लोगों की भलाई के लिए। इससे पहले कि फादर उनकी किसी बात का जवाब देते, यहाँ पर जिल, नोवा और जिल का क्लास फेलो आ जाता है। वो बताता है कि ना सोने की ये बीमारी इंसानों को बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, उनके दिमागों पर बुरा असर हो रहा है और मैटिल्डा के जरिए वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। फादर यहाँ पर कहते हैं कि हम मैटिल्डा को फिर भी नहीं जाने देंगे क्योंकि साइंटिस्ट मैटिल्डा को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना कर रख देंगे। ये सुनकर जिल के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तो मिलिट्री ही आप लोगों से बात करेगी। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाता, पीछे से पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर मार देते हैं और एक इंसान को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर चर्च में बैठे हुए सभी लोग डर जाते हैं और अफरा तफरी मचाते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मैटिल्डा भी अपनी ग्रैंडमा के साथ बैक डोर से निकल गई थी, लेकिन वहाँ जाकर जब पुलिस ऑफिसर ने गन पॉइंट पर देखा तो मैटिल्डा वहाँ नहीं थी। इसीलिए वो मैटिल्डा की ग्रैंडमा के ऊपर और फादर के ऊपर गन तान देता है। जिल जब यहाँ आकर नोटिस करती है कि यहाँ पर तो मैटिल्डा नहीं है तो वो इधर उधर मैटिल्डा को ढूंढने लग जाती है और मैटिल्डा उसे सीढ़ियों के पास छुपी हुई मिलती है। मैटिल्डा को उठाकर वो जंगल की तरफ भागने लग गई थी क्योंकि उसने पहले ही नोवा को जंगल की तरफ भागने को कहा था। भागते भागते ये लोग एक पार्किंग लॉट तक आ जाते हैं जहाँ पर आकर जिल का प्लान था कि वो मैटिल्डा और नोवा को लेकर किसी सेफ जगह पर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर आकर नोवा अपना माइंड बदल देता है और वो जिल से कहता है कि हमें मैटिल्डा को साइंटिस्ट को दे देना चाहिए। अगर सभी लोग मर गए तो मैटिल्डा अकेले इस दुनिया में क्या करेगी। खैर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने पर जिल दोबारा ब्रेक लेने के लिए रुक जाती है। वो नोवा को बताती है कि मैं मैटिल्डा को मर्फी के हाथ नहीं सौंप सकती क्योंकि सबसे ज्यादा मैं ही मर्फी को जानती हूँ। मर्फी आर्मी के लिए एक साइकियाट्रिस्ट और साइंटिस्ट के तौर पर काम करती है और वो आर्मी के लिए लोगों को और उनकी कैदियों को नए नए तरीके से टॉर्चर भी करती रही है और इन्हीं तरीकों में से एक तरीका स्लीप डेप्रिवेशन भी था, यानी उन लोगों को सोने न देना। जिल नोवा से कहती है कि वो लोग इंसान नहीं है और ना ही वो जिन लोगों को अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाते हैं उन्हें इंसान समझते हैं। मैं मानती हूँ कि एक इंसान के तौर पर मर्फी बहुत अच्छे इंसान है। उसने मुझे जॉब भी दिलवाई थी, पर काम करते हुए वो अपनी इंसानियत को बिल्कुल भूल जाते हैं। नोवा जिल के कंसर्न समझ रहा था कि वो अपनी बेटी को टॉर्चर होने देना नहीं चाहती, पर फिर भी वो जिल से कहता है कि हमें सभी इंसानों की मदद करनी है, ना कि सिर्फ मर्फी की। मुझे लगता है कि हमें मैटिल्डा को रिसर्च हब में ले जाना चाहिए। खैर ये लोग यहाँ से हब की तरफ जाने का फैसला करते हुए निकलते हैं और रास्ते में ही सुबह भी हो जाती है। ये लोग रोड के बिल्कुल दरमियान में कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं जिनके यहाँ खड़े होने का कोई तुक नहीं बन रहा था। इनका भी दिमाग ही खराब हो गया था। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉप लेते हैं एक लाइब्रेरी, जहाँ से नोवा एक मैप ढूंढने लग जाता है
जिसकी मदद से ये लोग रिसर्च हब का पता चला सके। और जिल यहाँ पर मैटिल्डा को गन शूटिंग सिखाने खड़ी हो जाती है ताकि अगर वो लोग मर भी जाएं तो मैटिल्डा अपना ख्याल रख सके। पर मैटिल्डा को ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। खैर जिल अब मैटिल्डा को छोड़कर नोवा के साथ मैप देखने लग जाती है। तब तक मैटिल्डा जाकर कार में सो जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग बाहर शोर दिखते हैं और पता चलता है कि जेल में से सारे ही कैदी छूटकर बाहर निकल आए थे और उन्हीं में से एक कैदी जिल की कार चुरा कर भाग गया जिसके पीछे मैटिल्डा सो रही थी। नोआ और जिल को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इतने में ही बाकी कैदी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जिल उनकी तरफ गोली चलाती है, ये दिखाने के लिए कि वो भी मजबूत है। अगले ही सेकंड वो आदमी जो कार चुरा कर भागा था वो वापस आ जाता है और जिल और नोवा को गाड़ी में बैठने को कहता है। जिल कार में तो बैठ जाती है लेकिन वो इस कैदी को अपने गन पॉइंट पर ले चुकी थी ताकि वो कैदी इन लोगों के मुताबिक ही चले। सामने जाते हुए एकदम से इनकी कार दोबारा कंट्रोल खो देती है। जिल काफी मुश्किल से उस आदमी के हाथ से कंट्रोल लेते हुए कार को बैलेंस करती है पर पता चलता है कि ये तो उस कैदी का सिर्फ एक ड्रामा था जिल के हाथ से बंदूक लेने के लिए। जिल भी हंसते हुए से बताती है कि इस गन में तो कोई बुलेट ही नहीं है। गुस्से में आकर वो कार की चाबियां निकालते हुए इस कार से बाहर चला जाता है और पास में ही जली हुई फील्ड्स के पास आता है। यहाँ इन फील्ड्स में उसे कुछ कपड़े मिल जाते हैं जिन्हें वो चेंज कर लेता है और इस दौरान नोवा उस आदमी को बताता है कि वो लोग मैटिल्डा को लेकर रिसर्च हब जा रहे हैं ताकि सभी इंसानों के लिए उसकी मदद से मेडिसिन तैयार की जा सके। ये बात सुनते हुए आदमी जिल के पास वापस आता है, उसे उसकी गन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खुद रिसर्च हब छोड़ कर आऊंगा क्योंकि मुझे भी इस सब का इलाज चाहिए। इसी दौरान रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रात में जिल मैटिल्डा को कार भी ड्राइव करना सिखा रही थी। आसान लफ्जों में कहें तो वो मैटिल्डा को सरवाइव करने के सारे तरीके सिखा रही थी। थोड़े ही आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि काफी सारे पागल लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वो दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ कर मार कर उल्टा लटका रहे थे और उनका खून जमा कर रहे थे। ये देखते हुए जिल फौरन से मैटिल्डा को ड्राइविंग सीट से हटाने की कोशिश करती है लेकिन इतने में ही उन लोगों का ग्रुप इनके ऊपर हमला कर देता है और एक लड़की मैटिल्डा को बालों से पकड़ लेती है। जिल के देखते हुए एक स्क्रू ड्राइवर उस लड़की के हाथ के अंदर स्टैप कर देती है और यहाँ पर पूरी फैमिली अपने इर्द गिर्द लगे लोगों से लड़ते हैं। उन लोगों ने गाड़ी के सारे शीशे भी तोड़ दिए थे। जिल अपने साथ वाले आदमी को एकदम से दूर गिराते हुए जल्दी से कार को स्टार्ट करके यहाँ से भगा देती है। ये लोग उस कार का पीछा तो करते हैं लेकिन कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी तो आखिरकार ये लोग कार से दूर हो गए। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद इन्हें फाइनली जंगल के अंदर एक लाइट नजर आ जाती है और ये समझ जाते हैं कि वहीं पर रिसर्च हब बना हुआ है। जिल नोवा और मैटिल्डा से छुपने को कहती है और कहती है कि पहले मैं अंदर जाकर ये देख के आऊंगी कि क्या वो रिसर्च हब सेफ भी है या नहीं। अंदर जाने पर वो दिखती है कि सोल्जर्स एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे थे ड्रग्स के ताकि कुछ देर के लिए तो वो कम से कम अपने हवासों में रह सकें। जिल छुपते हुए ही रिसर्च हब के पास आती है और अपना लैब वाला ही पासवर्ड यूज करते हुए ये दरवाजा अनलॉक कर लेती है। अंदर जाते ही उसने एक लैब कोट पहन लिया था इसलिए कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। जिल यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को सोया हुआ दिखती है। इतने में ही जिल के पास एक डॉक्टर आता है और इस बूढ़ी लेडी के ब्लड सैंपल लेने को कहता है। जिल हाँ में सर हिला देती है और देखती है कि इस औरत के हाथ में पहले भी बहुत से सुइयों के निशान थे, यानी हजारों मर्तबा इस औरत के अंदर से खून निकाला गया था। अब तो वो औरत भी दर्द से कराने लगी थी। वो औरत जिल से कहती है कि मुझे ये टॉर्चर कितनी देर सहना पड़ेगा, पर जिल उससे कहती है मेरे पे यकीन रखें, मैं आपको यहाँ से जरूर बचा लूंगी। यहाँ पर जिल इस बूढ़ी लेडी को अपनी बेटी मैटिल्डा के बारे में भी बताती है जो बिल्कुल उसी बूढ़ी लेडी की तरह सो पा रही थी, यानी वो नॉर्मल थी। जिल बूढ़ी लेडी से कहती है कि अगर दुनिया में सभी लोग खत्म हो गए और हम लोग मर गए तो प्लीज आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। वो बूढ़ी लेडी बताती है मैं नहीं जानती कि मैं नॉर्मल कैसे हूँ, डॉक्टर्स ने तो मुझे महीनों पहले ही बता दिया था कि मैं जल्द ही मर जाऊंगी। इतनी ही देर में यहाँ पर डॉक्टर मर्फी आ जाती हैं और वो जिल को देखकर हैरान होती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारा क्लास फेलो कहाँ है। जिल जानती थी कि वो मर गया है लेकिन वो डॉक्टर मर्फी को सच नहीं बताती और कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उसे देखा ही नहीं है। अब वो डॉक्टर मर्फी से पूछती है कि आप लोगों को इलाज मिल गया। डॉक्टर मर्फी बताती है कि वो अभी तक इलाज तो नहीं ढूंढ पाई लेकिन उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिसके जरिए कम से कम वो अपने दिमागों को सही हालत में रख सकते हैं और वही इंजेक्शंस ये सोल्जर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं। लेकिन वो मेडिसिन भी सभी इंसानों को नहीं दी जा सकती थी
क्योंकि उस मेडिसिन ने भी बहुत सारे लोगों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया था। इस टाइम डॉक्टर मर्फी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जिल को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी मदद करने के लिए आई, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिल को ये सारी हालत देखते हुए खुद भी रोना आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। एकदम से वो आसमान में रेड कलर के फ्लेयर्स दिखते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कैदी नोवा और मैटिल्डा को लेकर इसी कैंप की तरफ बढ़ रहा था। जिल भी फौरन उनके पास जाने लगी, लेकिन इतने में ही उसने देखा कि आर्मी उन तीनों को पकड़ चुके थे। इससे पहले कि वो उन्हें शूट कर देते, मैटिल्डा उन सबको बताती है कि मैं सो पा रही हूँ। जिल की परमिशन के बगैर ये लोग उस रिसर्च हब के अंदर आ जाते हैं और मैटिल्डा डॉक्टर मर्फी को बताती है कि वो सभी इंसानों की हेल्प करना चाहती है। यहाँ आकर मैटिल्डा देखती है कि साइंटिस्ट ने एक मंकी का सर काटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंकी जिंदा था। उस मंकी को एनेस्थीसिया देकर सुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये मंकी सो नहीं रहा था। डॉक्टर मर्फी मैटिल्डा को बताती है कि जैसे इस मंकी को सुलाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह तुम्हें भी सुलाया जाएगा और अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी और इस मंकी की ब्रेन एक्टिविटी में डिफरेंस नोट किया जाएगा और उसी से हम पता चला लेंगे कि मसला कहाँ पर है और हमें इसका क्योर कैसे ढूंढना है। ये लोग मैटिल्डा को उसी तरह एनेस्थीसिया देते हैं और मैटिल्डा फौरन ही सो जाती है। दूसरी तरफ अब हमें नोवा और जिल को दिखाया जाता है, जिन्हें अब कैद करके रखा गया था। जिल को अब हेलुसिनेशंस हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर मर्फी को अपने पास आता देखकर कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे बख्श दो। पर डॉक्टर मर्फी उससे कहती हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तुम्हारी बेटी पर डिपेंड करता है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। लैब के अंदर दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी लेडी अब मर चुकी थी। डॉक्टर उन्हें रिवाइव करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो जिंदा नहीं होती। इधर नोवा की भी दिमाग की हालत खराब हो जाती है और वो जिल के ऊपर ही हमला कर देता है। उसे बुरा भला कहने लग जाता है क्योंकि जिल ने उन्हें कभी भी नहीं पाला था। इतनी ही देर में एक सोल्जर आकर नोवा को जिल से अलग करता है और बाहर हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो पाइन कोन के गिरने पर समझता है कि वहाँ पर एक ग्रेनेड गिर गया है, यानी उसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया था और वो बाहर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही बाकी लोगों के दिमाग भी काम करना बंद कर देते हैं और ये लोग एक दूसरे पर फायर करना ही शुरू कर देते हैं। शूटिंग की आवाज की वजह से सभी सोल्जर्स का दिमाग एकदम से खराब हो गया था। यहाँ पर एक सोल्जर जिल के सामने जाती है और जिल को अपना दुश्मन समझते हुए उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शुक्र था कि गोली ऊपर पाइप पे लगी थी, जिल को लगने के बजाय। पाइप पे टूटते ही जिल अपने आप को छुड़वा लेती है। यहाँ अब नोवा भी अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर एक सोल्जर उसे मारने के लिए आ जाता है और पीछे से ही तभी वो कैदी जो इनकी मदद कर रहा था वो यहाँ आकर नोवा को बचा लेता है और नोवा जब बाहर की तरफ भागता है तो एक और सोल्जर उन्हें गोली मारने वाला होता है, पर उससे पहले ही कोई दूसरा सोल्जर उस पहले वाले सोल्जर को गोली मार देता है और इस तरह एक और मर्तबा किस्मत से नोवा की जान बच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट डॉक्टर मर्फी को भी वही इंजेक्शन देता है जिससे फिलहाल के लिए दिमाग सही काम करे। मर्फी ठीक होकर मैटिल्डा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर जिल आ जाती है और मर्फी से दोबारा अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगती है। मर्फी अभी भी मैटिल्डा को जिल को देने से मना कर रही थी, लेकिन फिर अचानक वो खुद ही गिर जाती है और पता चलता है कि वो मर गई है। असल में उसके साथी साइंटिस्ट ने ही उसे जानबूझकर जहर का इंजेक्शन देकर मारा था ताकि आखिर इस बच्चे की जान तो बच सके। ये देखते हुए जिल उस साइंटिस्ट का शुक्रिया करती है और जल्दी से मैटिल्डा के ऊपर से सभी चीजें उतारकर उसे बचाकर यहाँ से भगाकर ले जाने की कोशिश में लग जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग बाहर निकल पाते, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और इधर उधर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिनकी गोलियों से बचने के लिए इन दोनों को दोबारा से छुपना पड़ता है। ये लोग नोवा को भी देखते हैं जो यहाँ की इलेक्ट्रिक वायर्स को फिश समझ रहा था क्योंकि उसे ना सोने की वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे थे। ये लोग उसे मना भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोहे के चॉपस्टिक इन वायर्स के अंदर डाल देता है और उसे बहुत बुरा शॉक लग जाता है। इतना बुरा करंट लगने की वजह से वो मर गया था। ये दोनों रोने लग जाते हैं और मैटिल्डा जल्दी से भागकर डिफिब्रिलेटर लेकर आती है, जिससे उसने देखा था कि सब लोगों ने उस बूढ़ी औरत को बचाने की कोशिश की थी। डिफिब्रिलेटर की मदद से जब जिल नोवा को शॉक देने लगती है तो उसे खुद भी करंट लग जाता है और वो गिर जाती है। सीन कट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैटिल्डा भी जो इन सारी चीजों से बचने की कोशिश कर रही थी वो सो चुकी थी और जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि जिल नोवा के ऊपर लेटी हुई थी
वो अपने मरे हुए बेटे पर रो रही थी। मैटिल्डा के उठते ही जिल भी उसे देखकर नोवा से साइड पर हो जाती है और अब मैटिल्डा अपने भाई नोवा के पास जाती है। वो जैसे ही उसे हिलाती है तो शॉकिंगली नोवा उठकर बैठ जाता है, पर इन्हें पता चलता है कि नोवा मरा नहीं था, वो बस सो रहा था। ये उनके लिए वो खुशी थी जिसे ये लोग बयान ही नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर पाते, इतनी ही देर में एक सोल्जर आकर जिल को गोली मार देता है और इन दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि इन दोनों ने उन्हें बताया था कि वो दोनों नॉर्मल हैं। जख्मी जिल को ये लोग बाहर ले आते हैं और नोवा जिल से सॉरी करने लग जाता है, क्योंकि उसी की जिद पर ये लोग इस रिसर्च हब तक आए थे। जिल उसे प्यार करती है और कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अभी ये दोनों जब बातें कर रहे थे तो मैटिल्डा किसी गहरी सोच में थी। वो जल्दी से भागकर अंदर जाती है और डिफिब्रिलेटर को देखती है और आकर एक शॉकिंग बात वो नोवा और जिल को ये बताते हैं कि नोवा एक मर्तबा मर गया था, उसके दिल ने पंप करना बंद कर दिया था और ये मैटिल्डा को याद था। और फिर डिफिब्रिलेटर की हेल्प से जब नोवा को दोबारा रिवाइव किया गया, उसके बाद नोवा सो गया। जब मुझे नदी से बाहर निकाला गया था तो मुझे भी रिवाइव किया गया था, जिसका मतलब है कि इस बीमारी से निकलने के लिए हमारी जिंदगी को रीसेट होना पड़ता है। हमारा दिल एक मर्तबा बंद होकर दोबारा काम करना शुरू करे, तब ये बीमारी ठीक हो सकती है। ये दोनों देखते हैं कि जिल भी अब बिल्कुल मरने वाली थी, उसकी हालत काफी खराब थी। ये दोनों जल्दी से उसे लेक के पास लेकर जाते हैं, पहले डुबाकर मारते हैं और फिर उसे नदी से बाहर निकालते हुए सीपीआर देकर रिवाइव कर देते हैं। सीपीआर देने के बाद वो भी दोबारा से जिंदा हो जाती है और पता चलता है कि मैटिल्डा की थ्योरी ठीक थी और इन लोगों ने इलाज ढूंढ लिया था। और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।